हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुन्नू अफर में आप लोग स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज मैं आप लोग के लिए फिर बैंकिंग के कुछ टॉपिक लेके हाजिर हूं। लेकिन इस टॉपिक में हमने टारगेट क्या रखा है कि आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिस पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे हम लोग एक एक करके चर्चा भी करेंगे, उसका आंसर भी करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को शो बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मैंने जितने भी 18-20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन इस पे लिख रखे हैं और 2-4 क्वेश्चन और है, ठीक है, जिसको हम इसके बाद लिखेंगे। तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, आपको एक ही टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि सोचिए कि एक ही टॉपिक से मैं 20 क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूं। तो क्या बैंकिंग से कोई क्वेश्चन छूटेंगे? बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें कि ये जानकारी दूसरे तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके। और उसका मैं आंसर अभी यहाँ नहीं लिखा हूँ। ठीक है, मैं उस टॉपिक कोई भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं लिखा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को पहले आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद उसका मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऊपर ही टॉपिक लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। तो इसी से क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। और इस क्वेश्चन में मैं शुरुआत में ही लिखा हूं कि मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है, यानी कि इसका रेगुलेशन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति एक वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में कितनी बार निर्धारित होती है। बात समझिएगा, निर्धारित कितनी बार होती है? तो एक बार ही निर्धारित होती है। एक बार ही, साल के शुरुआती में ही एक बार ही निर्धारित होती है। और यहां से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो वित्तीय वर्ष काउंट होता है वो कहां, कब से कब तक होता है। तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी के चलते आप लोग देखते हुएगा कि वित्तीय वर्ष जब लिखा जाता है तो 2020-21 लिखा जाता है, 2019-2020 लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर भारत का वित्तीय वर्ष नहीं है। भारत का वित्तीय वर्ष कितना है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मौद्रिक नीति की समीक्षा होती है। अब देखिए, यहां आ गया कि समीक्षा कौन करता है, तो आरबीआई। अब किसके सिफारिश पे होती है, कौन समिति है जो इसकी समीक्षा करती है? तो इसकी सिफारिश की थी एमपीसी ने, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने। किसने? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने, यानी कि मौद्रिक नीति समिति ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो उसका आंसर होगा आपको क्या? मौद्रिक नीति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी अपनाती है, कौन सी नीति अपनाती है। तो उसका आंसर होगा मौद्रिक नीति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन हो जाएगा कि आरबीआई को अगर साइड कर दे थोड़ा देर के लिए और यहां से क्वेश्चन पूछ दे कि भारत सरकार द्वारा कौन सी पॉलिसी अपनाई जाती है, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा, तो वो आपको आंसर हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत, क्या? एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत जो आरबीआई के पास, कहां? आरबीआई के पास। कैसे? तो नगद के रूप में रखा जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं?
उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में नगद आरक्षण अनुपात। एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत जो आरबीआई के पास नगद के रूप में रखा जाता है उसको हम सीआरआर कहते हैं। यहां से सीआरआर का डिफिनेशन भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो वर्तमान में कितना है? 3% है। एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत या एक निश्चित भाग जो बैंक अपने पास किसमें? नगद, बॉन्ड और सोना, कैश, बॉन्ड और गोल्ड में रखा जाता है या रखता है, या रखा जाता नहीं, रखता है। बैंक अपने पास रखता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसएलआर, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हम किसको कहेंगे? एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत जो बैंक अपने पास नगद, बॉन्ड और गोल्ड के, नगद, बॉन्ड और सोना के रूप में रखती है उसे हम क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। ठीक है, और जो कैश के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है उसको हम सीआरआर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर क्वेश्चन सुनिएगा, अगर आरबीआई नीतिगत दरों में वृद्धि करता है, नीतिगत दरों मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर वगैरह में वृद्धि करता है तो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई पे क्या असर पड़ेगा? तो ये कम होगा। याद रखिएगा, जब भी की रेट में बढ़ोतरी होगी यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब महंगा होगा तो क्या होगा? महंगाई कम होगी, और जब ये सस्ता होगा तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? कितने मेंबर होते हैं? तो इसका आंसर बनेगा 6, ओनली 6 मेंबर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई और 3 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों बात एक ही हुई। ठीक है, तो आई बात समझ में कि मौद्रिक नीति समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो 6 मेंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मौद्रिक नीति समिति 2016 किस एक्ट के तहत बनाया गया? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति 2016 किस एक्ट के तहत बनाया गया? उसमें कौन से एक्ट में संशोधन हुआ? तो यहां आंसर बनेगा आपका आरबीआई एक्ट 1934। क्या? आरबीआई एक्ट 1934। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि मौद्रिक नीति समिति 2016 किस एक्ट के तहत बनी या किस एक्ट में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इस कमेटी को या इस समिति को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अब आई बात, कितने मेंबर होते हैं? तो 6। अब इसकी अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका अध्यक्ष हमेशा गवर्नर होगा, यानी कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर होंगे वही मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? गवर्नर होंगे। चलिए गवर्नर होंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन आवाज को आप लोग ध्यान से सुन के, और इसका एक काम कीजिएगा कि इसको किसी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा एकदम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मौद्रिक नीति समिति की एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार, कम से कम कितनी बार बैठक होती है? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कितना हो गया,
यहां हो गया कि मौद्रिक नीति का निर्धारण एक साल में कितने बार होता है, एक बार होता है, उसकी समीक्षा अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां हो गया कि मौद्रिक नीति समिति की एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होगी, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है, बट मिनिमम की एक लिमिट है जो है कितना, मात्र 4 बार। कितने बार, मात्र 4 बार, कम से कम एक साल में 4 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए बैठक की जानी है, एकदम यह फिक्स है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण। अब देखिए बात आती है ना कि आदमी कोई काम करता है तो उसको किसके तहत अधिकृत किया गया है, तो यहां क्वेश्चन आ गया कि मौद्रिक नीति, आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण किस एक्ट के किस धारा यानी कि किस सेक्शन, आई बात समझ में, किस एक्ट के किस अधिनियम, कहने का मतलब कि हिंदी में कहे तो किस अधिनियम के किस धारा, इंग्लिश में कहे तो किस एक्ट के किस सेक्शन के तहत दिया गया, तो यहां आंसर बनेगा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी। क्या, आरबीआई एक्ट 1934 और सेक्शन 45 जेड बी। क्लियर? चलिए अब बात आती है, अब एक और डिफिनेशन है यहां पे, वह ब्याज दर, क्या, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने बैंकों को 24 घंटे के लिए यानी कि एक दिन के लिए उधार देती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, आई बात समझ में, यानी कि वह ब्याज दर जिस पे आरबीआई अपने बैंकों को 24 घंटे के लिए उधार देती है, वह किस नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में एमएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको सीमांत लागत अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां आ गया एमएसएफ का भी डिफिनेशन आप लोगों को पता हो गया। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, वह ब्याज दर यानी कि वह इंटरेस्ट जिस पे आरबीआई अपने बैंकों को उधार देता है या देती है। ठीक है, वह ब्याज दर जिस पे आरबीआई अपने बैंकों को उधार देता है, वह कौन सा दर होता है, वो होता है आपका रेपो रेट। कौन सा रेट, तो रेपो रेट वो होता है। यहां अगर क्लियर नहीं किया गया है तो आंसर आपका रेपो रेट होगा। अगर क्लियर रहता कि मोर देन 90 डेज यानी कि 90 दिन से अधिक समय के लिए, तो आपका आंसर होता बैंक दर यानी कि बैंक रेट। अगर क्लियर नहीं कहा गया है तो आपका आंसर बनेगा रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। वाह क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एसएलआर और सीआरआर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, अभी आप लोग को पता मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, रिजर्व मनी के नाम से, RESR रिजर्व मनी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जब मॉनेटरी पॉलिसी मनी मार्केट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ मनी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसको रिजर्व मनी के रूप में क्यों माना जाता है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है। चलिए 16 नंबर, सीआरआर एसएलआर पर आरबीआई कितना प्रतिशत ब्याज देती या लेती है।
आई बात समझ में? सीआरआर और एसएलआर पे आरबीआई कितना प्रतिशत ब्याज देती है या लेती है? क्या इसमें आरबीआई, आप लोग सुनते होइएगा कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई उल्टे कमर्शियल बैंकों को ब्याज देती है, ठीक है। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक को क्या देती है, खुद ब्याज देती है। तो वो यहां हमने बात किया है कि सीआरआर और एसएलआर पे आरबीआई कितना प्रतिशत ब्याज अपने बैंकों को देती है या अपने बैंकों से चार्ज करती है। तो यहां आंसर होगा आपका 0%। इस पे ना आरबीआई देती है ना आरबीआई लेती है। यहां हम लोग क्या पढ़े, एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत जो आरबीआई के पास नगद के रूप में जमा रहता है, इस पे भी आरबीआई 1% इंटरेस्ट नहीं देती है। और दूसरी बात, एनडीटीएल के एक निश्चित प्रतिशत जो बैंक अपने पास नगद बॉन्ड और सोना के रूप में रखता है, तो उसको उस पे तो आरबीआई कभी नहीं देगी, ना लेगी। अब सोचिए कि आप अपने पास अपने पॉकेट में पैसा रखिएगा तो क्या कोई उस पर इंटरेस्ट देगा आपको? कोई नहीं देगा, ठीक है। और जो रिजर्व के रूप में आरबीआई रखी है उस पर आरबीआई देती नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर आरबीआई, बात सुनिएगा, अगर आरबीआई नीतिगत दरों में कमी करता है, हमने पहले क्या पढ़ा, वृद्धि करता है, अब यहां क्या है, कमी करता है, तो मुद्रास्फीति पे क्या असर पड़ेगा? कहने का मतलब कि बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब अगर सस्ता हो जाए, सीआरआर सस्ता हो, कम हो जाए, एसएलआर कम हो जाए, नीतिगत दर में इन्हीं को रखा जाता है, तो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति पे क्या असर पड़ेगा? यानी कि लोन सस्ते हो जाएं। इस क्वेश्चन का मतलब इतना ही है कि आरबीआई द्वारा दिए जाने वाले लोन अगर सस्ते हो जाएं तो मुद्रास्फीति पे क्या असर पड़ेगा, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा? तो यहां पे होगा कि महंगाई बढ़ेगा। क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि लोन जब सस्ते मिलेंगे तो लोग 1 लाख की जगह 5 लाख लेंगे। आई बात समझ में? 1 लाख की जगह 5 लाख लेंगे, और 5 लाख जब लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में ज्यादा कैश फ्लो होगा, और जब कैश फ्लो ज्यादा होगा तो क्या होगा, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। 1 रुपए के सामान को लोग 3 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मौद्रिक नीति समिति, जो हमने ऊपर लिख रखा था कि मौद्रिक नीति समिति 2016 किस एक्ट के तहत बनी, तो जब बनी होगी तो कोई ना कोई तो उसका अध्यक्ष रहा होगा भाई। तो मौद्रिक नीति समिति 2016 किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो उनका नाम है डॉक्टर उर्जित पटेल। क्या नाम है? डॉक्टर उर्जित पटेल उनका नाम हुआ। अब यहां से चलिए थोड़ा सा और आप लोग को बढ़ाते हैं आगे। चलिए अब बताइए, रिवर्स, चलिए वह ब्याज दर जिसपे बैंक अपने सरप्लस राशि को आरबीआई के पास रखते हैं, वह ब्याज दर जिसपे बैंक अपने सरप्लस राशि को आरबीआई के पास रखते हैं, यानी कि जमा करते हैं, और उनको जो ब्याज मिलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन का मतलब यही,
वह ब्याज दर जिस पे बैंक अपने सरप्लस राशि को आरबीआई के पास जमा करते हैं, और तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। क्या एमएसएफ बैंक दर, या क्या एमएसएफ बैंक दर या रेपो रेट, ठीक है, हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। कभी भी एमएसएफ ही रहेगा, ठीक है, वह बैंक दर या रेपो रेट दर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में 20 क्वेश्चन ही देते हैं, नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि रेपो रेट बैंक रेट में कन्वर्ट हो सकता है, बट एमएसएफ ओनली एमएसएफ ही रहता है, ठीक है। चलिए फिर लास्ट में आप लोग के लिए एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। जितनी की रेट है अभी की, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा रेट अभी कितना है। टॉप 20 क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय।